नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल बोला। निकमी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत हुआ है, अभिनंदन है दोस्तों हमारी क्लासेस चल रही थी संसद के बारे में। संसद में हमने पढ़ लिया था कि संसद के अंग कितने होते हैं, संसद के सदन कितने होते हैं, कौन किसमें संसद का वर्णन मिलता है और अंग कौन कौन से हैं, उसके किस अनुच्छेद में वर्णन मिलता है। फिर हमने संसद के बारे में कुछ अन्य तथ्यों के बारे में भी चर्चा पिछली क्लास में कर ली है। आज हम संसद के बारे में दूसरी क्लास लेकर आए हैं। तो आप बताओ पहले कि संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है। तो अनुच्छेद 79 में, अनुच्छेद 79 में किसका वर्णन मिलता है, संसद का वर्णन मिलता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आज हम संसद के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे अनुच्छेद 120। अनुच्छेद 120 में क्या बताया गया है कि संसद में कार्यकारी भाषाओं के बारे में बताया गया है कि हिंदी व अंग्रेजी, लिखो दोस्तों, हिंदी व अंग्रेजी को संसद की कार्यकारी भाषा घोषित किया गया है। भाषा घोषित किया गया है। यह बात किसमें कही गई है दोस्तों, अनुच्छेद 120 में कही गई है कि हिंदी और अंग्रेजी को संसद की कार्यकारी भाषा, मतलब हिंदी और इंग्लिश में संसद की कार्यकारी भाषा होगी। लेकिन इसमें एक छूट और दी गई है, लेकिन कोई भी सदस्य अपनी मातृभाषा का क्या कर सकता है, बोलने का अधिकार है। कोई भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार है। दोस्तों ये किस में कहा गया है, ये अनुच्छेद 120 में ये कहा गया है कि संसद की कार्यकारी जो काम करने की जो भाषा है ना, वो तो हिंदी और इंग्लिश में ही होगी। परंतु कोई मंत्री या कोई भी सदस्य किसी भी भाषा को बोलने का अधिकार सभी भाषाओं को है। अपनी जो मातृभाषा होती है ना, उसमें उसे भाषण देने का अधिकार है। ये अनुच्छेद 120 में कही गई ये बात है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। संसद की कार्यवाही का प्रथम 1 घंटा, लिखो दोस्तों, संसद की कार्यवाही का प्रथम 1 घंटा कौन सा होता है दोस्तों, शून्य काल होता है, या 1 घंटा प्रश्न काल का होता है। 1 घंटा कहां से कहां तक, समय भी लिखो यहीं पे, समय 11 से 12 बजे फिक्स होता है। संसद की कार्यवाही का प्रथम 1 घंटा 11 से 12 लिख करे प्रश्न काल का होता है। प्रश्न काल का होता है। तो दोस्तों इस क्या बताया गया है कि संसद की कार्यवाही का प्रथम 1 घंटा 11 से 12 तक किसका होता है, प्रश्न काल का होता है। इसमें कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं, इसमें देखो, इसमें 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। दोस्तों 3 प्रकार के क्या होते हैं, प्रश्न होते हैं। प्रथम कार्यवाही के 1 घंटे में 3 प्रकार के प्रश्न क्या कर सकते हैं, मंत्री या कोई भी सदस्य कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न कौन सा होता है, देखो पहला प्रश्न तो मैं यहीं पे लिखता हूं। पहला प्रश्न होता है तार्किक प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तार्किक प्रश्न में क्या होता है, इसमें कोई भी सदस्य, संसद का कोई भी सदस्य क्या कर सकता है, सूचना देकर मौखिक प्रश्न पूछने का अधिकार है। ये यहीं पे लिख लो, तार्किक प्रश्न में क्या है, मौखिक प्रश्न पूछने का अधिकार। मौखिक
प्रश्न पूछने का अधिकार, प्रश्न पूछने का अधिकार होता है। इसमें मौखिक की तो प्रश्न पूछे जाते हैं और जो सत्ताधारी पक्ष है या लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उसका उत्तर किसमें देते हैं, मौखिक रूप से ही देते हैं। दूसरा प्रश्न कौन सा होता है दोस्तों, अतार्किक प्रश्न। यह दूसरा प्रश्न होता है, देखो अतार्किक प्रश्न। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें लिखित रूप से ही प्रश्न दिया जाता है और लिखित रूप में ही क्या दिया जाता है, जवाब दिया जाता है, परंतु इसकी सूचना पहले होती है। यह प्रश्न लिखित रूप से होते हैं, यह प्रश्न व उत्तर लिखित रूप में दिए जाते हैं, उत्तर लिखित रूप में दिए जाते हैं, रूप में दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई भी क्या नहीं होगा, पूरक प्रश्न नहीं होगा। यह भी इसमें शर्तें दी गई हैं, इसमें कोई पूरक प्रश्न नहीं होगा, कोई पूरक प्रश्न नहीं होगा। कैसा प्रश्न नहीं होना चाहिए, कोई पूरक प्रश्न नहीं होना चाहिए। इसमें क्या दी जाएगी, लिखित प्रश्न भी क्या होगा, लिखित, और उत्तर भी क्या होगा, लिखित। बात करते हैं तीसरे प्रश्न की, तो अल्प सूचना प्रश्न। तीसरा प्रश्न में यहीं पर लिख देता हूं, अल्प सूचना काल प्रश्न। तीसरा प्रश्न अल्प सूचना काल प्रश्न, सूचना काल प्रश्न। इसका उत्तर दोस्तों तो संसद में कितने दिन तक दिया जा सकता है, इनमें 10 दिन तक का समय रहता है। 10 दिन तक उत्तर दे सकता है, उत्तर दे सकते हैं। कोई विधायक ने कोई प्रश्न पूछ लिया या कोई संसद ने प्रश्न पूछ लिया तो अतार्किक व अल्प सूचना काल प्रश्न के तहत कितने दिन के तहत उत्तर दे सकता है, तो 10 दिन के तहत उत्तर दे सकता है। दोस्तों हम बात करते हैं, वापस से इसका रिवीजन करते हैं एक बार। उम्मीद करता हूं मुझे पता है कि आपको ये समझ में नहीं आया है। अनुच्छेद 120 में यह बताया गया है कि संसद की भाषा क्या है, कार्यकारी भाषा अंग्रेजी और हिंदी में होगी, परंतु लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, सभी को क्या है, बोलने का अधिकार क्या है, अपनी मातृभाषा में। बोल अपनी मातृभाषा में सकता है, परंतु जो भी संसद का काम होगा वो इन 2 भाषाओं के अंदर ही होगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं संसद का प्रथम, जो जब कार्रवाई चल रही है तो प्रथम घंटा, संसद का प्रथम जो घंटा होता है वो कब से कब तक होता है, 11 से 12। एक तो टाइम वेस्ट हो गया, उस काल को क्या बोलते हैं, तो प्रश्न काल बोलते हैं। ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में आया था कि संसद की जब कार्रवाई चल रही होती है तो प्रथम काल कौन सा होता है, प्रश्न काल, शून्य काल, इस प्रकार से ऑप्शन थे। तो दोस्तों 11 से 12 तक समय होता है और प्रश्न काल का क्या होता है, समय होता है। इसमें 3 प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं, मतलब कोई भी सांसद होता है वो 3 प्रकार के प्रश्न कर सकता है। एक तो होता है तार्किक प्रश्न। तार्किक प्रश्न में क्या है, तार्किक प्रश्न में सीधा प्रश्न बोला, सीधा मौखिक रूप से ही प्रश्न बोला गया, मौखिक रूप से ही क्या आ गया, जवाब आ गया कि ये कानून इस प्रकार कैसे बना, प्रश्न पूछ लिया। इसमें तो इतने पूंजी खर्ची नहीं होगी, सामने वाले ने जो वित्त मंत्री है वो उससे जवाब देगा, कैसा देगा, मौखिक रूप से ही देगा उससे जवाब। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अतार्किक दूसरा प्रश्न होता है अतार्किक प्रश्न। इसका क्या खेल है, इसका खेल ये है कि ये इसमें लिखित में तो क्या होगा, प्रश्न होगा, लिखित रूप से वित्त मंत्री को ले जाकर दिया जाएगा और लिखित रूप से वित्त मंत्री क्या देगा, उसे जवाब देने का काम करेगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न होता है अल्प सूचना काल प्रश्न। इसमें क्या होता है, अल्प सूचना काल प्रश्न में ये होता है कि 10 दिन का टाइम होता है, 10 दिन बाद में सोच विचार करके आराम से उसका क्या दिया जाना है, जवाब दिया जाना है। ये होते हैं 3 प्रकार के प्रश्न। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आगे हम बात करते हैं, क्या बात करेंगे कि संसद में प्रश्न काल के बाद में कौन सा काल आता है, तो शून्य काल आता है। शून्य काल क्या होता है, कब इसका समय होता है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। तो लिखो प्रश्न काल के ठीक बाद का समय, प्रश्न काल के ठीक बाद का समय दोस्तों कब से कब तक, प्रश्न काल कब से कब तक था, 11 से 12 था। 12 से 1 बजे का समय, 12 से 1 शून्य काल का समय कहलाता है। शून्य काल का समय
कहलाता है, कहलाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, कोई भी मंत्री बिना सूचना दिए क्या कर सकता है, प्रश्न पूछ सकता है। इसमें बिना सूचना दिए मंत्री के से सदस्य सवाल पूछ सकता है। देखो, इसमें बिना सूचना दिए, बिना सूचना दिए, सूचना दिए कोई सदस्य मंत्री से सवाल पूछ सकता है, सवाल पूछ सकता है, पूछ सकता है। यह बताया गया है किसमें दोस्तों, प्रश्न काल में। प्रश्न काल के बाद में कौन सा काल आता है, शून्य काल। शून्य काल में यह बताया गया है कि कोई भी जो सदस्य है संसद का, वो मंत्री को बिना किसी सूचना दिए क्या कर सकता है, उसे प्रश्न पूछने का क्या है, अधिकार है। ये इसके बारे में चर्चा की हमने। बाद में बात करते हैं धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। दोस्तों, धन विधेयक व संविधान संशोधन विधेयक, व संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। एक तो कौन सा विधेयक हो गया, एक तो धन विधेयक, एक संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर अन्य सभी विधेयक, जितने भी और अन्य विधेयक होते हैं ना, अन्य सभी विधेयक साधारण विधेयक की श्रेणी में आते हैं, साधारण विधेयक की श्रेणी में आते हैं, की श्रेणी में आते हैं। यह संसद की साधारण विधेयक की बात चल रही है। ये ऐसे लिख लो तो आपको समझ में नहीं आएगा। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन से लाया जा सकता है, किसी भी सदन से लाया जा सकता है, लाया जा सकता है। आगे और लिखो दोस्तों, परंतु धन विधेयक व साधारण विधेयक, ऐसे लिखो, परंतु धन विधेयक व संविधान संशोधन विधेयक, व संविधान संशोधन विधेयक केवल पहले लोकसभा में लाया जाता है, पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, लोकसभा में पेश किया जाता है। दोस्तों, इसका खेल समझो पहले। यह आपके सामने इतनी बड़ी रामायण लिखी गई है, आपको समझ में नहीं आए तो इसका ज्यादा दिमाग पर जोर लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें क्या बताई गई है, सीधी सी बात देखो, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक है ना, वो तो केवल लोकसभा में पहले पेश किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद लोकसभा के अध्यक्ष को पेश किए जाते हैं। तो लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा में होगा, तो सबसे पहले ये विधेयक कहाँ आएगा? लोकसभा में आएगा। तो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक है ना, वो तो कहाँ पास होंगे? सर्वप्रथम कहाँ पेश होंगे? लोकसभा में, फिर राज्यसभा में जाएंगे, फिर दोनों में पास होने के बाद में राष्ट्रपति के पास जाएंगे और कानून बन जाएगा। और जितने भी विधेयक हैं वो उसे बोला जाता है साधारण विधेयक। और साधारण विधेयक राज्यसभा भी ला सकती है पहले, लोकसभा भी ला सकती है। यदि राज्यसभा ने पहले लाया तो लोकसभा में बाद में जाएगा, यदि लोकसभा ने बाद में लाया तो राज्यसभा में बाद में जाएगा। ठीक है, ये प्रक्रिया चलती रहती है। ये इसके बारे में हमने वर्णन किया है।
तो आपको एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ। प्रश्न काल के ठीक बाद में का समय कौन सा होता है? शून्य काल का होता है, जिसका समय कहां से कहां तक होता है? 12 से 1 बजे तक का होता है। उसमें क्या होता है, कोई भी सदस्य मतलब संसद का कोई भी सदस्य है वो मंत्री से क्या बिना सूचना दिए क्या कर सकता है? प्रश्न पूछ सकता है। और ये बात है कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर सभी विधेयक क्या होते हैं? साधारण विधेयक होते हैं। वो किसी भी संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी पेश किए जा सकते हैं। परंतु ये बात पर गौर कर लेना, ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ है और लोग बहुत ज्यादा गलती करते हैं इसमें कि परंतु धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक कहां पेश किया जाता है? पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। ये बात पर जोर दे लो, पहले कहां पेश किया जाता है? एक तो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पहले लोकसभा में पेश होगा, उसके बाद में राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में 14 दिन तक रहेगा। 14 दिन पर बाद में वो राज्यसभा को मतलब वो नहीं देती है, उसके बारे में कोई सूचना नहीं देती है, तो वो अपने आप ही क्या हो जाता है? मान्य मान लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम और आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं विधेयक के बारे में। चल रही थी हमारी चर्चा की धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक या साधारण विधेयक, इनके बारे में चर्चा चल रही थी। तो यदि कोई विधेयक, लिखो दोस्तों, नोट लगा के लिखना है, यदि कोई विधेयक लोकसभा से क्या कर दिया जाता है? पास कर दिया जाता है, लोकसभा से पास किया जाता है। यदि कोई विधेयक लोकसभा से पास किया जाता है तथा वह राज्यसभा में लंबित पड़ा है, और क्या हो जाती है? लोकसभा क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। और लोकसभा भंग हो जाती है, और लोकसभा भंग हो जाती है, दोस्तों लोकसभा क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। तो इस विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? या तो विधेयक रद्द होगा या नहीं होगा, ये बारे में बात है। तो वह विधेयक समाप्त हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? राज्यसभा में क्या पड़ा है? लंबित पड़ा है, और लोकसभा में क्या होगी? भंग होगी। लोकसभा में पेश किया गया, पहले लोकसभा में पेश हुआ है, और राज्यसभा में क्या पड़ा है? लंबित पड़ा है, और उसके बाद में लोकसभा क्या होगी? भंग होगी। राज्यसभा ने कोई निर्णय नहीं दिया, उससे पहले क्या होगी? लोकसभा क्या होगी? भंग हो गई। तो वो विधेयक क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। तो वह विधेयक लिखो, वह विधेयक समाप्त हो जाएगा। दोस्तों इसी की उल्टी प्रक्रिया है, नोट लगाकर लिखो। दूसरी उल्टी प्रक्रिया क्या है? यदि कोई विधेयक राज्यसभा से पारित होता है, तथा वह लोकसभा में लंबित पड़ा है, लोकसभा में लंबित पड़ा है, तो वह विधेयक, देखो दोस्तों क्या, और लोकसभा क्या हो जाती है? लंबित पड़ा है, और आगे और लिखो, और लोकसभा भंग हो जाती है, भंग हो जाती है, तो विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा,
क्यों नहीं पड़ेगा, ये रीजन क्या है? देखो क्यों नहीं पड़ेगा, ये रीजन भी है इसका। रीजन ये है कि ये पहले कहां पास हुआ? लोकसभा में। किसके पास गया? राज्यसभा में। राज्यसभा कब भी मंजूरी दो, ये विधेयक कहां पास हुआ? राज्यसभा में। राज्यसभा में पास होने के बाद कहां गया? लोकसभा में। अरे लोकसभा भंग हो गई तो दोबारा लोकसभा बनेगी, तो भी राज्यसभा तो भंग कभी होती नहीं है। भंग नहीं होती है तो इसमें वापस क्यों जाएगा? ये विधेयक वापस नहीं जाएगा, इसलिए ये यहाँ क्या नहीं होगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लोकसभा भंग हो जाओ, क्योंकि वापस से नई लोकसभा बनेगी तो वो विधेयक तैयार मिलेगा, और वो लोकसभा क्या करेगी? उस पर कानून बनाने का काम करेगी, उस पर विचाराधीन करेगी, और विचाराधीन करने के बाद में वो किसके पास चला जाएगा? राष्ट्रपति के पास चला जाएगा, और उसके बाद में कानून बन जाएगा। तो जब राज्यसभा में कोई विधेयक क्या होता है? पारित होता है, और लोकसभा में लंबित पड़ा होता है, तो लोकसभा भंग हो जाती है, तो उस पर क्या नहीं पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसमें है कि लोकसभा में कोई विधेयक है और वो राज्यसभा में लंबित पड़ा है, तो वो लोकसभा के पास जाएगा। लोकसभा के पास कहां से जाएगा? लोकसभा तो भंग हो गई, तो उस विधेयक पर क्या हो जाएगा? प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि दोनों सदन मौजूद होते हैं, उसके बाद ही राष्ट्रपति क्या करता है? कानून बनाने का काम करता है। तो इस प्रकार से ये क्या थी? हमारी संसद का पूरा वर्णन था। आपको उम्मीद करता हूं अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। उसके बाद में हम पढ़ेंगे जैसे राज्यसभा हो गई, संसद के अंग थे, अंगों में सदनों के बारे में भी हम चर्चा ही करेंगे। तो आगे कल की जो भी क्लास होगी उसमें या तो लोकसभा या राज्यसभा, उनमें से एक के बारे में आपके सामने चर्चा की जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो मेरा पढ़ाया हुआ वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और आप भी इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले इस चैनल की जितने भी नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।